अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड यू ईट, वेयर डज द एयर गो व्हेन यू ब्रीथ इन, व्हाई डज योर हार्ट बीट कंटिन्यूसली। तो ये इन तीनों क्वेश्चंस के जवाबात जो हैं वो आपको इस चैप्टर के पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है मुख्तलिफ़ सेल से मिलकर बनती है और वो सेल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर एक मुख्तलिफ़ सिस्टम्स बनाते हैं और वो फिर सिस्टम्स मिलकर जो है वो बॉडी के अंदर काम करते हैं। तो जितने भी आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन से ही ये सारे प्रोसेस जो हैं वो होते रहते हैं। अगर इनमें से एक भी सिस्टम जो है वो सही तरीके से वर्क ना कर रहा हो तो उससे पूरे जो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो मुतासर होते हैं और एक इंसान एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकता। तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं कि एवरी सेल इन योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्राम फूड। आप जो खुराक खा रही हैं उसकी ऑक्सीडेशन होती है। वो किस तरह के, जो आप ब्रीथिंग के ज़रिए ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है जाकर फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन करती है और उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और इस प्रोडक्ट जो है वो आपकी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अच्छा, ये इस बात की अभी आपको समझ नहीं आएगी। जब आप पूरा प्रोसेस पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी कि क्या होता है जब आप खुराक लेते हैं तो आखिरकार वो आपकी बॉडी का हिस्सा कैसे बन जाती है। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस जो प्रोसेस आपको मैंने बताया है कि जैसे ग्लूकोज जो आपने खुराक ली उसकी ऑक्सीडेशन हुई, यानी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़, हर बॉडी सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो जो है खुराक की ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो इस प्रोसेस के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है? इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट दैट शुड बी रिमूव्ड। द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ब्लड। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है कि वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द ब्लड। द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव carbon dioxide. The circulatory system transport all these substances to and from the cell. ये 3 लाइनें जो हैं वो पूरे चैप्टर का निचोड़ हैं। समझिए आप इस बात को कि 3 किस्म के इधर सिस्टम उन्होंने आपको बताए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीनों सिस्टम जो हैं वो बॉडी के मेन सिस्टम्स हैं। सबसे पहले जो आप खुराक खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, किसको? ब्लड को। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन टू द ब्लड। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है ब्लड को कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ब्लड को कौन? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और वहाँ से रिमूव भी कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या का काम है? वो ये सारी दोनों चीज़ें यानी न्यूट्रिएंट्स भी और ऑक्सीजन भी लेकर जाता है सेल्स को और वहाँ से वापस लेकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरे वेस्ट को। तो ये तीनों प्रोसेस या सिस्टम्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ये अब आगे आपको जो है वो पता चल जाएगा जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे किस तरह। ये मेन 3 बातें हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है ब्लड को कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव भी कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ये सारी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑल दीज सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द सेल, पहुंचाता भी और वहाँ से लेकर भी जाता है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आप आ जाएं बैलेंस डाइट पर कि एक हेल्दी बॉडी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बैलेंस डाइट पर। आप ये पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फूड ग्रुप्स होते हैं, कितने किस्म के फूड ग्रुप्स होते हैं? 6 किस्म के फूड ग्रुप हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सारे। अब इनकी ज़रूरत किस लिए होती है वो भी एक चार्ट की शक्ल में आपको बताया गया कि एनर्जी के लिए ज़रूरत है इनकी और ये हेल्प करते हैं। हेल्प फूड मूव थ्रू द इंटेस्टाइन। फाइबर का ये काम है कि वो ये करता है इनके सारा
बताया गया। और उसके बाद विच फूड हैव दैम, अब ये भी आपको सोर्सेज भी उनके पता हैं कि किस खुराक में आपकी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाए जाते हैं? वीट, राइस, सीरियल्स वगैरह में। और जो प्रोटीन है वो किस में पाई जाती हैं? फ़िश, मीट, मिल्क, एग्स में। फैट्स जो हैं ये सारे, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि फ़ूड ग्रुप को 6 किस्म के फ़ूड ग्रुप्स हैं और वो किस लिए ज़रूरी हैं और वो उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये सब कुछ आप पढ़ते आ रहे हैं। बैलेंस डाइट की इम्पॉर्टेंस का भी आपको पता होगा कि अगर इनमें से कोई एक ग्रुप भी हम मिस करते हैं तो हमारी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं रहती और उसके नतीजे में हमें कोई ना कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इधर आपको एक प्लेट दिखाई गई है कि जो कि बैलेंस डाइट पर मुश्तमिल है। इसमें पोर्शंस में डाइट को डिवाइड किया गया है, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं वो हाफ पार्ट ऑफ अ प्लेट उन्होंने फिल किया हुआ है। और उसके बाद आपके आ जाते हैं प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स यानी फाइबर वगैरह जो आ जाता है। और उसके अलावा आपको प्लेंटी ऑफ वाटर भी लेना होता है। तो ये आपको बैलेंस डाइट के लिए एक वेल प्लेट जो है वो दिखाया गया है, उसके कंपोनेंट्स दिखाए गए कि कितना कितना पोर्शन आपका होना चाहिए। तो ये मैं आपको पहले से भी आपको पता है और मज़ीद मैं भी आपको बता दूं कि इनमें से इन 6 ग्रुप्स में से किसी एक की भी कोई डिफिशेंसी अगर पाई जाए, हम ना ले रहे हो प्रॉपरली उसको, तो उससे हम हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते। यूज़ द ईट वेल प्लेट टू हेल्प यू गेट द बैलेंस डाइट। इट शोज़ हाउ मच व्हाट यू ईट शुड कम फ्रॉम विच फूड ग्रुप। ये मैंने आपको बता दिया है कि पोर्शन में उन्होंने डिवाइड करके आपको बता दिया है। उसके अलावा फिर आप ये पढ़ते हैं कि नॉर्मल लेवल ऑफ ऑल फूड टाइप्स आर एसेंशियल फॉर हेल्थ। इफ़ दे आर लेस दे काज न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी डिजीज़ लाइक एनीमिया, खून की कमी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसकी प्रोटीन की कमी हो जाना, आयोडीन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, स्कर्वी, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की एक बीमारी होती है जिसमें विटामिन सी जो है वो आप सही मिकदार में नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से आपको गम्स का इन्फेक्शन हो जाता है और हेयर्स के प्रॉब्लम आते हैं, वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा आपकी बॉडी से जो है वो खून बहना निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी कोई चोट लगे तो रुकता नहीं है। तो ये बीमारियाँ, नाइट ब्लाइंडनेस, रात के वक्त अंधेपन का हो जाना, रिकेट्स, ये जो है वो बोन डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो बच्चों, ये छोटी एज के बच्चों को तकरीबन 6 माह से लेकर 2 साल तक के बच्चों में ये पाई जाती है डिजीज़, जिसमें बोन्स जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। और विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से ये होता है। विटामिन डी जिस खुराक से हमें मिलता है वो अगर हम नहीं ले रहे तो उसकी इसी वजह से जो है वो हेल्दी या बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम इन तमाम बीमारियों से बच सकें। इफ़ फूड इज़ टेकन मोर देन रिक्वायर्ड इट कैन काज डिजीज़ लाइक ओबेसिटी। अगर अब इनका अब एक बैलेंस, जैसे आपको एक प्लेट दिखाई है जिसमें जितना पोर्शन इनका चाहिए उतना ही लें। अगर हम मीट है तो ज़्यादा बहुत मिकदार में ले रहे हैं तो उससे भी कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। फैट्स अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे भी, जैसे कि ओबेसिटी लीड्स टू सेवरल अदर डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर एट्सेट्रा। इनका एक बैलेंस अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसकी कम लेते हैं तब भी हम डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, और अगर हम इसकी मिकदार को बढ़ा देते हैं एक सेफ लिमिट से तो उससे भी हम कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो एक हेल्दी लाइफ के लिए बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहली बात जो आपको बतानी थी वो। और उसके बाद ये देख लें कि एक साइंस टिडबिट्स में आप देख लें कि एनीमिया जो है वो आयरन फ्राम लीफी ग्रीन रेड फ्रूट्स मीट एंड डेट्स, यानी एनीमिया की बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी जो डिजीज़ हैं आगे उनका जो है वो लिखा हुआ है कि किस किस तरह से आप उसको कंट्रोल पा सकते हैं, कौन कौन से खुराक लेकर, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद डू यू नो में आप देखें कि कोकम्बर कंसिस्ट ऑफ 96% वाटर एंड वाटरमेलन कंटेन्स अबाउट 92% ऑफ वाटर। तो अगर आप पानी जो है जिस मिकदार में आपको चाहिए नहीं ले रहे उस तरह, तो आप इनकी शक्ल में देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं जिसमें 96% तक वाटर है। अगर हम इनको लेते हैं तो इससे हम हमारी वाटर की डिफिशिएंसी अगर है हमारे अंदर तो वो उस पर हम काबू पा सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो है वो भी पढ़ लिया करें आप, ये भी अच्छा होता है कि आप जो है वो समझ जाएं, इससे आसानी होती है समझने में। उसके बाद डाइजेशन के प्रोसेस पर आ जाते हैं कि पहले हमारा सिस्टम जो है वो किसका, डाइजेशन का। डाइजेशन क्या है? आवर बॉडी सेल्स
कैन नॉट यूज़ फूड until it is broken down into simpler substances called nutrients। जब हम खुराक लेते हैं और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। उसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स आर स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट कैन पास इनटू ब्लड एंड सेल्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हल हो सकते हैं किसमें, ब्लड में या सेल्स में। डाइजेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट, यानी खुराक जो हम ले रहे हैं उसको न्यूट्रिएंट्स में तब्दील करने को, या आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील करने के अमल को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, डाइजेशन उसी वक्त से शुरू होती है जब आप मुंह में अपना एक निवाला डालते हैं। डाइजेशन बिगिन as soon as you chew the food, it continues as the food travels through the organs of the digestive system। Food breakdown starts with mechanical digestion। अब डाइजेशन दो टाइप की है, एक मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरी केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन किस चीज़ में इन्वॉल्व है, ये टेयरिंग, क्रशिंग एंड मैशिंग ऑफ फूड, यानी इसमें खुराक को जो है वो चबाना, मैश करना, टेयर करना, इन तीनों प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। यानी टेयरिंग ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड और मैशिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। रेस्ट ऑफ द डाइजेशन इज केमिकल। बाकी जो जितनी भी डाइजेशन है वो क्या है, केमिकल डाइजेशन। इन केमिकल डाइजेशन chemicals called enzymes help to break down large food molecules into nutrients, यानी सिंपलर में कन्वर्ट, लार्ज को स्मॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट योर बॉडी सेल्स कैन यूज़, ताकि आपके जो बॉडी के सेल्स हैं ब्लड के अंदर पाए जाते हैं वो इसको यूज़ कर सकें। द न्यूट्रिएंट्स बी अब्सॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू द विलाई ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको वेलाई कहते हैं। उसके स्ट्रक्चर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि क्या होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द विलाई ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स ऑफ योर बॉडी। अब आप स्ट्रक्चर देखें साथ साथ, पहले मैं आपको इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बता दूँ। ये आपका माउथ है, आपको पता है। माउथ के बाद आपका क्या आ जाता है, ये जो लॉन्ग पाइप आपको एक नज़र आ रहा है, ये इसको क्या कहते हैं, एसोफेगस। ये क्या कहलाता है, ओरल कैविटी या माउथ। उसके बाद ये लॉन्ग पाइप जो है वो क्या है, एसोफेगस। और उसके बाद एसोफेगस किस में ओपन हो रहा है, स्टमक में। फिर स्टमक से क्या निकल रही है, एक ये ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही आपको जो है वो क्या नज़र आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एंड हो रही है किस पर, रेक्टम में। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन किस पे एंड हो रही है, रेक्टम। और फिर रेक्टम का जो आखिरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, एनस कहलाता है। क्या कहलाता है, एनस। ये फिर से आपको बता दूं, माउथ या ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये हिस्सा जो है वो रेक्टम, और फिर ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एनस कहलाता है। अच्छा, इसके साथ ही आप देखें कि स्टमक के साथ आपको एक पत्ते की शक्ल एक नज़र आ रहा होगा, लिवर। ये लिवर है, उसके साथ ही एक अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। और ये जो स्टमक के बिल्कुल लो लाइन है, ये क्या कहलाता है, पैंक्रियास। इन सब का कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। और सबसे पहले अब आप ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ें कि डाइजेशन बिगेन्स इन योर माउथ, मैकेनिकल डाइजेशन बाय टीथ, टेयरिंग एंड क्रशिंग। जारी बात है, हम टेयर करते हैं किसके साथ, टीथ के साथ, क्रश करते हैं। टंग जो है वो रोलिंग एंड मिक्सिंग का काम करती है। और केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम ऑफ स्लाइवा। आपके मुंह में एक जो है वो क्या पाया जाता है, स्लाइवा। जो आपकी थूक है वो क्या है, स्लाइवा है। ये किसकी डाइजेशन करता है, स्टार्च की। सबसे पहले आपके माउथ के अंदर दांत जो हैं वो खुराक को चबाते हैं, पहले टेयर करते हैं उसको, फिर उसके बाद जो आप बाइट लेती हैं, और उसके बाद क्रश करते हैं। फिर टंग क्या करती है, उसको रोल करती है, उस खुराक को, चबाई हुई खुराक को रोल और मिक्स करती है। और उसके साथ क्या मिक्सअप हो जाता है, स्लाइवा। स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं आपके माउथ के अंदर, ग्लैंड्स होते हैं
कौन सी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, क्या पैदा करते हैं, स्लाइवा पैदा करते हैं। और स्लाइवा का क्या काम है, किसकी डाइजेशन करना, स्टार्च की डाइजेशन करना। जो भी निशास्ता आपकी खुराक में शामिल होता है उसके ऊपर कौन अमल करता है, स्लाइवा, और उसकी डाइजेशन करता है। उसके बाद जो आपकी ये चबाई हुई और सलाइवा के साथ मिक्सअप हुई खुराक जो है वो कहाँ आती है, आपके फूड पाइप में, या जिसको कहते हैं क्या, एसोफेगस। एसोफेगस क्या करता है, द फूड यूज्ड swallow enters a food pipe called esophagus. Smooth muscles in its wall contract and push the food towards the stomach. अब इसके अंदर जो है वो मसल्स लगे होते हैं जो कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस खुराक के ऊपर, उसको नीचे की तरफ धकेलते हैं। कहाँ पर, स्टमक में। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स योर स्टमक। अब जो कुछ उस पर डाइजेशन हो चुकी होती है माउथ के अंदर, और कुछ इसके मसल्स जो हैं वो उसको मैश कर देते हैं। उसके बाद ये जो पार्शली यानी कुछ हिस्सा खुराक का डाइजेस्ट हुआ और कुछ रहता है, वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो किस में पहुंच गई, स्टमक में। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैकेनिकल डाइजेशन बाय स्मूथ मसल्स इन द वॉल मैशिंग। अब ये स्टमक की वॉल के अंदर जो होते हैं वो क्या कौन से मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इस खुराक को मैश करते हैं। और उसके बाद केमिकल डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस। केमिकल डाइजेशन जो होती है वो किसके ज़रिए होती है, गैस्ट्रिक जूस। अब माउथ के अंदर क्या आते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स। उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, स्लाइवा। इसके अंदर स्मूथ मसल्स थे, उन्होंने मैशिंग की खुराक की। और केमिकल डाइजेशन कैसे बिगिन हुई कि कैसे इसके मसल्स जो हैं स्टमक के अंदर कौन से मसल्स होते हैं, गैस्ट्रिक मसल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। इट हैज़ एंजाइम्स। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि एंजाइम्स भी होते हैं और एसिड्स भी होते हैं फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। जो किसकी डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन की। माउथ के अंदर किसकी डाइजेशन हुई, स्लाइवा ने किसकी डाइजेशन की, स्टार्च की। यहाँ पर किसकी डाइजेशन हो रही है, प्रोटीन की। कौन कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस कर रहा है जिसके अंदर एसिड भी है और एंजाइम्स भी हैं। वो इस पर अमल करके यहाँ पर जितनी भी प्रोटीन आपने ली है आपकी खुराक में उसकी डाइजेशन हो रही है स्टमक में। उसके बाद आफ्टर सेवरल आवर्स इन द स्टमक द फूड बिकम्स अ सूपी मिक्सचर। अब सूप की शक्ल हो जाती है फूड की। जो आपने फूड ली थी उसकी शक्ल यहाँ स्टमक पर क्या हो जाती है, सूप की शक्ल हो जाती है, सूपी मिक्सचर हो जाता है। मसल्स पुश दिस थिक लिक्विड, ये गाढ़ा सा लिक्विड सा बन जाता है। उसको मसल जो है स्टमक के वो कहाँ पुश कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, यानी देखें यहाँ स्टमक में इसकी मैशिंग हुई, उसकी केमिकल यानी मैकेनिकल डाइजेशन भी हुई, मैश भी हुई, और केमिकल डाइजेशन गैस्ट्रिक जूस ने की। यहाँ पर किसकी डाइजेशन हुई, प्रोटीन की। और फिर ये सूपी लिक्विड जो गाढ़ा एक लिक्विड है वो किस में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, केमिकल डाइजेशन कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइम्स फ्रॉम द पैंक्रियाज। अब जो पैंक्रियाज है इसके एंजाइम्स एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो है ये लिवर भी है, ये भी अपनी सेक्रेशन करेगा, गाल ब्लेडर भी, पैंक्रियाज भी, ये सारे जो है वो अपनी सेक्रेशन करेंगे। और जो बाकी मांदा खुराक होगी उसको डाइजेस्ट कर कर उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई। जो इसकी इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं विलाई के, उसमें स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, उसी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स शामिल होना शुरू हो जाते हैं। विलाई आर टाइनी फिगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइनिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद पांचवा पॉइंट पे आ जाएं कि मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड सम लिक्विड्स मूव इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ लिक्विड भी और वो जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाए वो सारे सब्सटेंसेस अब कुछ लिक्विड के साथ कहाँ आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसका हिस्सा बन गए, ब्लड स्ट्रीम का। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल आया है विद अलॉन्ग विद वाटर, उसमें से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी जो नॉन डाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर। और इसमें
लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं हुई, बस सिर्फ ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम में फिर इसको अनडाइजेस्टेड फूड को भेज देगी और उसमें से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। रेक्टम स्टोर्स द सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसेस, ये इसमें फीसेस की शक्ल में स्टोर हो जाता है अनटिल इट लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस, और ये जो आपको शिट या पॉटी आती है उसकी शक्ल में ये एनस के थ्रू बाहर से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और ये इसके साथ ही आपको मैंने बताया कि लीवर प्रोड्यूस बाइल, ये भी डाइजेशन में काम करती है, हेल्प फैट डाइजेशन। इसकी जो लिवर की जो वो है सिक्रीशन, उसका क्या नाम है, बाइल, और ये किस पर अमल करती है, फैट पर, उसको डाइजेस्ट करती है। और गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, स्टोर बाइल, ये जो लिवर ने बाइल प्रोड्यूस की उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। और पेंक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम दैट फ्लो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। पेंक्रियास आपने पढ़ा होगा, शुगर का मर्ज, ज़ियाबतीस के बारे में आप जानते होंगे। तो वो किस लिए हो जाता है कि जो ये पेंक्रियाज है इसकी सिक्रीशन का क्या नाम है, इंसुलिन। इंसुलिन किसकी डाइजेशन करती है, शुगर की डाइजेशन करती है। जब आप अपनी डाइट में शुगर ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, और उसकी डाइजेशन यानी ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा जिसका काम है शुगर को डाइजेस्ट करना, शुगर जब डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही, वो ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन पा रही, तो वो स्टोर होना शुरू हो जाती है बॉडी में। तो तब जब आप चेक कराते हैं तो क्या आपका निकलता है कि ब्लड शुगर हो गई, यानी खून में शुगर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, अकोमुलेशन उसकी होना शुरू हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती, तो उससे ज़ियाबतीस का मर्ज हो जाता है। जिनका गॉल ब्लैडर जो है, पेंक्रियास जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता इंसुलिन, तो उनको शुगर का मर्ज जो है वो लाहक हो जाता है। तो इसकी पेंक्रियाज यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया, बाकी आप लिख सकते हैं कि पेंक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसका क्या नाम है, इंसुलिन, विच डाइजेस्ट द शुगर ऑफ द फूड। अच्छा जी, ये आपका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आगे हम जाते हैं कि ये साइंस टिडबिट्स आप पढ़ लीजिएगा कि कितने 20 मिल्क टीथ होते हैं, और इसमें जो है वो 6 से 12 साल की उम्र में 32 एडल्ट टीथ पैदा हो जाते हैं। पहले 20 होते हैं मिल्की टीथ उनको कहते हैं, और उसके बाद जो है वो एडल्ट टीथ जो 32 होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ख़ास बात, इंटरेस्टिंग बात जो आपको बताऊं कि एसिड जो होता है, एसिड इन योर स्टमक कैन डिज़ॉल्व एन आयरन नेल तक को वो जो है डिज़ॉल्व कर सकता है स्टमक का जो एसिड है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ जो है वो इंसान के अंदर पैदा हो रही है जो कि एक आयरन नेल तक को डिज़ॉल्व कर सकती है, तो वो फिर स्टमक को कैसे नहीं वो करती, नुकसान नहीं पहुँचाती। तो अल्लाह ताला ने अ थिक लेयर ऑफ मसल्स लाइनिंग द स्टमक प्रोटेक्ट्स इट्स फ्राम इट्स ओन एसिड, जो खुद वो एसिड प्रोड्यूस करता है उससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस जो है, म्यूकस लाइनिंग जो है उसके इर्द गिर्द लगा दिए उसकी लेयर, जो कि स्टमक को इस एसिड को से बचाती है, इसके नुकसान से बचाती है, जो कि एक आयरन को भी डिज़ॉल्व कर सकता है। वो स्टमक को नहीं नुकसान पहुंचाता, किस वजह से, म्यूकस की लाइनिंग की वजह से। अच्छा, फ्रेंडली बैक्टीरिया लिव इन योर लार्ज इंटेस्टाइन, दे मेक विटामिन के फॉर यू। विटामिन के आपके लिए वो बनाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक फ्रेंडली बैक्टीरिया रहता है। हाफ ऑफ फिशेस इज़ मेड अप ऑफ बैक्टीरिया। आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिशेस की शक्ल में जो एक्सपेल्ड आउट होती है, उसमें हाफ ऑफ द फिशेस इज़ मेड अप ऑफ बैक्टीरिया से वो बनी होती है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री क्या, जिसमें आपका कोई इख्तियार नहीं, ना आपकी विश काम कर सकती है ना आपका आर्डर, बल्कि वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। दे वर्क ऑटोमेटिकली इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। खुद ब खुद ही खुराक जो है आप मुंह में डालते हैं, आप ये कोशिश नहीं कर सकते कि नहीं मैं इसको नहीं चबाऊंगा या डाइजेस्ट नहीं कर सकूँगा, वो खुद ब खुद होते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो है वो एक आप ब्रेड का पीस जो है वो मुंह में रख के उसको सॉल्व करके देख लें तो उससे क्या चेंजेस आते हैं, क्या उसके टेक्सचर में तब्दीलियाँ आती हैं, उसको ऑब्ज़र्व करें और फिर खुद बताएं एक दूसरे को।
अच्छा जी, ये हमारा एक जो है वो टॉपिक डाइजेशन का पूरा हो गया। अब फिर से इसके रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इसको कि सबसे पहले आपने बैलेंस सिस्टम्स के बारे में पढ़ा कि आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स पाए जाते हैं जो कि इकट्ठे ही वर्क करते हैं। इनमें से एक सिस्टम भी अगर ख़राब हो जाए तो दूसरा भी वर्क नहीं करता। इसके अलावा आपने एक ख़ास बात पढ़ी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ब्लड को, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम इन तमाम सब्सटेंसेस को सेल तक पहुंचाती है और सेल से वापस लेकर भी जाती है। इसके अलावा हम सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी था कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है। तो 6 ग्रुप्स के बारे में आप जानते हैं कि 6 ग्रुप्स जो है वो एक बैलेंस डाइट में शामिल होते हैं और इनके सोर्सेस क्या क्या हैं और ये किस तरह क्या काम आते हैं, वो सारा ये एक चार्ट बना हुआ है वो भी, और एक प्लेट दिखाई गई है जिसमें इनके पोर्शंस बताए गए हैं कि कितनी मिकदार में लेने चाहिए। और इसके अलावा बीमारियों का भी बताया गया कि अगर हम कोई भी फूड ग्रुप मिस करेंगे तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर कोई ग्रुप ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे फूड ग्रुप तो उसके भी डिसऑर्डर के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि इसमें कम्प्लेक्स फूड जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म या न्यूट्रिएंट्स में तब्दील होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती है। ये डाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। डाइजेशन का प्रोसेस दो उस पर मुश्तमिल होता है। एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में टेयरिंग आपकी आ जाती है, क्रशिंग और मैशिंग आ जाती है, और केमिकल डाइजेशन में डिफरेंट एंजाइम्स का मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स को डाइजेस्ट करना आ जाता है। तो सबसे पहले आपने पार्ट्स पढ़े कि ओरल कैविटी और माउथ, फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अनस, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर, ये सारे जो है वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं और मुख्तलिफ फूड ग्रुप की डाइजेशन करते हैं। सबसे पहले जब आप खुराक लेते हैं ओरल कैविटी या माउथ में तो उसमें जो है वो दांत आपके टेयर ऑफ करते हैं और क्रश करते हैं। टंग जो है वो रोलिंग और मिक्सिंग का काम करती है, और स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद खुराक पहुंचती है एसोफेगस में। यहाँ पर इसके मसल्स जो हैं वो उसको पुश करते हैं, मैश करते हैं खुराक को, स्टमक में पहुँचाते हैं। स्टमक में जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है। इसके मसल्स जो है वो खुराक को मैश करते हैं। इसके बाद इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं और एसिड भी होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। उसके बाद ये खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तकरीबन इसका प्रोसेस जो है वो डाइजेशन का कंप्लीट हो जाता है और जो है वो खुराक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होकर ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है साथ ही साथ इससे पहले जो लिवर है वो बाइल सिक्रीट करता है। बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है और ये डाइजेस्ट करती है किसको, फैट की डाइजेशन में हेल्प करती है। पैंक्रियाज की इसका सिक्रीशन का नाम होता है इंसुलिन जो कि डाइजेस्ट करती है किसको, शुगर को। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड आ जाती है। अनडाइजेस्टेड फूड किस में आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इधर जहाँ पर ये वाटर भी इसके साथ ही होता है, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती है बल्कि ये सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको रेक्टम में भेज देती है। रेक्टम जो है वो फिसेस की शक्ल में अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है और फिर जो है वह से अनस के थ्रू ये जो है एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। यहाँ पर आपका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपका जो काम आ जाता है वो ये है कि आपने नीट कॉपी पर बिल्कुल अच्छी नीट लेबल डायग्राम बनानी है। इसके ये सारे स्टेप्स भी साथ लिखने हैं और उसको अच्छी तरह याद भी करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।